खेल समय में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हर कड़ी, हर एपिसोड में हम एक नए खेल का आपको विशेष टेलीकास्ट दिखाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो हॉकी है। और आज का जो हमारा विषय का जो एक हेडलाइन है वो है अब्दुल्ला खां गोल्ड कप और भोपाल। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं एक ओलंपियन, एक ऐसी शख्सियत जिसने 50 वर्ष पूर्व 15 मार्च 1975 में भारत ने जो एकमात्र वर्ल्ड कप जीता था, मलेशिया में खेला गया था जब पाकिस्तान को 2-1 से अपन ने पराजित किया था, उस टीम की अहम भूमिका निभाने वाले असलम शेर खां साहब। असलम साहब, आपका बहुत 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 स्वागत है खेल समय में। और ये एक ऐसा हम लोग का एपिसोड है, एक ऐसा हम लोग का विशेष कार्यक्रम है दूरदर्शन का, जो दर्शकों के लिए स्पेसिफिकली खेल के लिए बनाया गया है। अब्दुल्ला खां गोल्ड कप से शुरू करते हैं असलम भाई। और अब्दुल्ला खां गोल्ड कप से शुरुआत करें और ऐशबाग स्टेडियम का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। आपके काफ़ी कड़क परिश्रम के बाद, आपके कर्मों के कारण आज हम ये फिर देख रहे हैं कि 16 अप्रैल 2025 को अब्दुल्ला खां गोल्ड कप फिर खेला जाएगा। थोड़ी रोशनी डालिए इसमें, जो ये फिर से आप रिवाइव कर रहे हैं और ऐशबाग में रिवाइव कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपने जैसा कहा, सही कहा कि ऐशबाग स्टेडियम भोपाल की हॉकी के लिए बनाया गया और एक उस ज़माने बनाया गया जबकि आज से आप समझिए कि 1930-31 से हॉकी भोपाल वंडर्स हॉकी टीम बनी और अब्दुल्ला खां गोल्ड कप का आयोजन शुरू हुआ। तो 90 साल से ऊपर के करीब हो गया है। और भोपाल और हॉकी तो फिर ऐसी चीज़ बन गई पूरी दुनिया में कि उसको आप अलग नहीं कर सकते। और हॉकी जो थी, ये भारत में जब, हिंदुस्तान में जब पैदा हुई, इंडिया में पैदा हुई, ये 1925 में बनी। तो मैं समझता हूँ कि 1925 और 1930 में 5 साल बाद ही भोपाल के अंदर रशीदुल ज़फ़र खां नवाबज़ादा, उन्होंने इसकी वो ली और उन्होंने भोपाल हॉकी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन उस वक़्त की इंडियन हॉकी फेडरेशन से रजिस्ट्रेशन लिया और एक अब्दुल्ला खां गोल्ड कप उन्होंने अपने फादर के नाम पर, जो जनरल थे यहाँ के, उनके नाम पर ये टूर्नामेंट शुरू हुआ। और ऐशबाग स्टेडियम की पूरी कोई 50 एकड़ ज़मीन जो थी वो भोपाल हॉकी एसोसिएशन को दी गई, जिसमें ये ऐशबाग स्टेडियम बनता था। भोपाल की हॉकी का योगदान इस लेवल पे था कि अब्दुल्ला खां में जो टीम है, चाहे ध्यानचंद की टीम हो, चाहे झांसी हीरोज हो, चाहे ब्रिटिश राज की है ना मिलिट्री की टीमें हों, बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस बड़ी बड़ी रेलवेज की टीम हो, और देश की सब आना चाहते थे, भोपाल हॉकी खेलने आना चाहते थे। और मैं समझता हूँ कि भोपाल की हॉकी और ऐशबाग स्टेडियम के ऊपर जब हॉकी अब्दुल्ला खां गोल्ड कप ऑल इंडिया होता था, तो ये इस तरह था कुकरेजा साहब के, जैसे कोई आदमी अपनी धार तेज करने के लिए भोपाल खेलना चाहता था। बड़े से बड़ा प्लेयर ये चाहता था कि अगर भोपाल की जनता, भोपाल की आवाम अप्रूव कर देगी उस प्लेयर को कि ये बड़ा प्लेयर है, तो वो बड़ा प्लेयर है। क्या बात! क्योंकि इतनी जानकार, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत हॉकी खेले, मैं खेला, पूरी दुनिया में ही खेला, लेकिन इतनी जानकार आवाम और पब्लिक भोपाल के अलावा कहीं नहीं। एक एक चीज़ को जानते, अंपायर्स की जान निकलती थी। अंपायरिंग करने में अंपायर को लगता था कि हमने कहीं गलत विसल बजा दी तो सीधी पब्लिक से उसको वो आ जाती थी, नाराज़गी और कि तुमने ये फाउल ये था और ये दिया तुमने। तो हर आदमी ऑन द हुक होता था। और इसलिए इतना चाहने वाला क्राउड, इतना समझदार हॉकी के, हर आदमी को ऐसा लगता था शहर के कि वो हॉकी जानता है। खेलने वाले भी हर मोहल्ले में हॉकी क्लब बनाते थे, बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो भी पब्लिक थी वो पैसे चंदा दे के क्लब खड़े करते थे। और फिर जैसे दिवाली, या जैसे दिवाली के ऊपर या शायद होली पे नहीं, दिवाली पे बोदे लड़ाए जाते हैं ना, जैसे जब बोदे के लिए पूरा गांव अपने तैयार करके वो जब फाइट के लिए ले जाते हैं, इस तरह हर मोहल्ले से अपना क्लब लेके वहाँ का पूरा मोहल्ला ऐशबाग स्टेडियम की तरफ चल पड़ता। क्या बात! पैदल चलते थे। क्या बात! और उसको फिर वो देखते थे कि क्लबों की, यानी जो लोकल राउंड होता था जो अब्दुल्ला खां का, उसमें सब क्लब ही खेलते थे। उसमें से सिर्फ 2 टीमों को आउट स्टेशन के लिए होता था जब बाहर की टीमों से मुकाबला। तो एक फेस्टिवल होता था, वो तकरीबन
पूरी गर्मियों में एक महीने सवा महीने का टूर्नामेंट होता था, क्योंकि क्लब इतने होते थे उनको भी सबको एकोमोडेट करना। जी। तो एक लोकल राउंड, एक पूरा फुल फ्लेश टूर्नामेंट होता था, और फिर आउट स्टेशन देखने में तो पूरे टॉप टीम्स आती थी। टॉप टीम और टॉप प्लेयर आना चाहते टॉप थे। प्लेयर। अच्छा, फिर मौसम बहुत अच्छा था, तो ये मालवा का इलाका था, उस ज़माने मई में टूर्नामेंट होता था। तो ये आराम था कि एवीएम कॉलेज के ऊपर वो जितने हॉस्टल थे वो सब उसमें टीमें ठहरती थी। तालाब तो किनारे। पंजाब पुलिस हो या पंजाब और की टीमें तो लव टू बी स्टे विद, वो अपनी खटियाँ जो हैं पलंग बाहर बिछाएं, तालाब का सीन बना हुआ है, ठंडी हवाएं रात में, नेचर। और उनका मेस, पंजाब पुलिस अपना मेस लेके आती थी। क्या बात, और हर टीम कलकत्ता की हो, बम्बई को, दे लव टू कम एंड प्ले भोपाल क्या अब्दुल्ला बात, का क्या। टूर्नामेंट। देखिए अभी असलम भाई ने इतना अच्छा बताया। असलम भाई, आपके रिकॉर्ड के लिए बताऊं कि उस जमाने में भोपाल में 65 से ऊपर क्लब हुआ करते थे जी जो क्वालिफाइंग खेलते थे अब्दुल्ला खां गोल्ड कप के लिए। और जैसे आपने राइटफुली बोला, 2 या 3 या 4 टीमें को मेन ड्रॉ में एंट्री मिलती थी, और वो भी इतना अच्छा रिकॉर्ड था भोपाल का कि उनमें से एक टीम जरूर सेमीफाइनल खेलती थी। मतलब इतना अच्छी एक हिस्ट्री रही भोपाल के हॉकी की। फिर ये क्या, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो गई साहब, कहाँ गायब हो गया अब्दुल्ला खां, कहाँ खत्म हो गया ऐशबाग, और जो इतना एक अरसा जो पीरियड रहा, इतना बड़ा एक एब्सेंस रहा, वो ऐसा क्यों हुआ असलम भाई? एक हॉकी भोपाल नीचे आ गई, डोल ड्रम्स में आ गई, जहां हॉकी भोपाल में आप रहे, जलाल भाई रहे, समीर दाद एक आखिरी जो ओलंपिक खेले वर्ष 2000 में खेले। या क्या हुआ फिर, कहाँ, वेयर हैज इट गॉन, कहाँ चली गई? देखिए, आपने जो बात की वो ये बड़ी आपने पते की बात की कि जब लोकल राउंड से जब 2 टीमें क्वालिफाई करती थी आउट स्टेशन में, अगर हिस्ट्री उठाएं, बहुत टाइम ऐसा हुआ कि दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई और बड़ी बड़ी टीमों को हरा के। यानी इतनी डेप्थ थी हॉकी के अंदर भोपाल में। एक आध टीम तो फाइनल तक पहुंची जाती थी, नहीं तो सेमीफाइनल तक पहुंची। बिल्कुल सही है वो। दूसरी तरफ जो अब उसका जो कुछ तो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट ये था कि इतनी बड़ी हॉकी की सियासत बन गई थी भोपाल में कि अगर कोई आदमी से ये कहे कि आप एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, वो कहता था मैं एमपी एमएलए बाद में बनूंगा, लेकिन मुझे भोपाल हॉकी एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनना है। वजह? बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी। क्योंकि हॉकी से शहर छोटा था। टोटल शहर जब ये टीटनगर बस गया था 56 में, मध्य प्रदेश बन गया, तो सब पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और पब्लिक और फिर शहर, पुराना शहर की तो हॉकी, तो उस इतना पॉपुलर आदमी होता था जो सेक्रेटरी, चूँकि हर आदमी एक टिकट चाहता था कि उसको एक टिकट मिल जाए कि वो स्टेडियम में दाखिल हो पाए। क्या बात है। भागते हुए लोग, जब जैसे उनको पता है कि 4 बजे मैच शुरू हो रहा है और उनकी घड़ियों पे देखते, तो मतलब भारत टाकीज के बाद से तो भागना शुरू कर देते कि स्टेडियम कोई मूव मिस ना हो जाए, कोई एक आध अच्छा गोल हो गया, मूव हो गया। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट था। उसकी वजह से राजनीति बहुत हुई मनोज जी, कि उसकी वजह से फिर वो राजनीति मतलब गुटबाजी जिसे कहना चाहिए, फिर एसोसिएशन के इलेक्शन बाजी, उसमें बढ़ता ही चला गया। वो ये नहीं हुआ कि वो कैंसर का रूप लेता चला गया। यानी एक तो ये कि बीमारी होती है उसे ठीक कोई कर देता। तो जब तक एक फेस था, जब तक पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट करता था अब्दुल्ला खां को टोटल, जी। तो उससे क्या था कि डिसिप्लिन ग्राउंड पे और पूरा सिस्टम तो अच्छा होता है, लेकिन एसोसिएशन में जो टीम का सिलेक्शन होता है या उस भोपाल की बेस्ट टीम सिलेक्ट होकर जाती तो नेशनल चैंपियन होती थी। यानी आप अगर इसको 60 के दशक से उधर तक देखें, जब तक थोड़ा डिसिप्लिन था और डर था और एक माहौल था, तो भोपाल ने कई बार नेशनल चैंपियनशिप जीती, बिल्कुल, मैक्सिमम जीती। लेकिन बात का ये हुआ कि स्कूल लेवल तक 60 के दशक में ऑल इंडिया जो यूथ जो स्पोर्ट्स होता था स्कूल के माध्यम से, मध्य प्रदेश की टीम में 9 लड़के 7 लड़के भोपाल के खेलते थे, और हमेशा उस लेवल पर मध्य प्रदेश स्कूल टीम चैंपियन होती थी फाइनल में। तो क्या डेप्थ थी प्लेयर स्टूडेंट लेवल में, यंग यूथ लेवल पे भी। मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ असलम भाई कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? एक तो आपने बताया पॉलिटिक्स, राजनीति चल गई, जो एक चीज को जो उभरना था वो कैंसर का रूप ले गई। तो हॉकी का एक बड़ा जो अपन ने डिट्योरेशन देखा, जैसे मैंने बताया, जहां तक मेरी मेमोरी जाती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि 1999 या 2000 पे समीर दाद वाज द लास्ट ओलंपियन फ्रॉम भोपाल। आज अपने 25 साल हो गए। अभी एक बच्चा आया विवेक सागर, वो नर्मदापुरम का है। अगर अपन भोपाल की हिस्ट्री देखें तो भोपाल से बिलोंग नहीं करता। तो क्या यही वजह रही कि ये बच्चे फिर उभर के नहीं आ पाए? नहीं, इसकी 2 वजहें हुई कि जिस वक्त जब हॉकी का, जो मैंने अपने एक अभी एक इंटरव्यू में भी कहा है कि अल्टीमेटली हमारी जनरेशन
द लास्ट जनरेशन है गोल्डन हॉकी की, जो 1925 में शुरू हुई और 1975 में जाके वो तकरीबन उसका उरूज हुआ और वर्ल्ड लेवल पे हमने 8 ओलंपिक मेडल जीते, वर्ल्ड कप भी जीता। उसके बाद यूरोपियंस ने बेसिकली इस बात का फाइनली अंदाज़ा लगा लिया कि ना तो फिर ये डिवीज़न हो गया, कंट्री का बंटवारा हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान भी यहीं के लोग थे, यहीं से वो एक ही भारत के लोग थे, तो वो या तो वो जीत रहा है या इंडिया जीत रही बाद में लेट 60s और 70s में आते आते। तो गोरों ने और यूरोपियन ने इस बात को एहसास कर लिया कि अब हॉकी या तो हॉकी बंद करें ओलंपिक गेम से, क्योंकि वो लोग नहीं जीत पाते थे, या फिर इसको गेम मतलब असर नो गेम ही बदल दें। तो जब आर्टिफिशियल पे चला गया गेम, वहाँ हमारा सेटबैक था। हमारी उस वक्त मतलब इकनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी और एक आर्टिफिशियल ग्राउंड उस जमाने में जब शुरुआत में 1 करोड़ रुपए की ग्राउंड बन रही थी, जो आज काफी सस्ता हो गया। नहीं, आज वो सस्ता तो हो गया, आज 4-5 करोड़ में बनेगी, लेकिन उस वक्त का 1 करोड़ बहुत बड़ा था, वो आज के 100 करोड़ के बराबर हो गया। फॉरेन एक्सचेंज में चाहिए, तो वो जो बच्चों का जो फ्लोरिशिंग होता था, सड़कों पे खेलना है, मोहल्लों में खेलना है, गांव खेलों में खेलना है, गलियों में खेलना है, वो सब बंद हुआ, क्योंकि अब हॉकी होगी तो आर्टिफिशियल पे होगी। उसके नाम बदल गए, उसके रूल्स बदल गए। खैर, तो वो भी एक फैक्टर है भोपाल के। उसमें अगर आप जिक्र कर रहे हो सरफेस का असलम भाई, तो रूल्स कितने चेंज किए यूरोपियंस ने। आप देखिए ऑफसाइड रूल चेंज किया, आप देखिए पेनल्टी कॉर्नर का रूल चेंज किया, 25 यार्ड वाला रूल चेंज किया, तो ये रूल्स चेंज तो अपने बेनिफिट के लिए किया उन्होंने। डेफिनेट उसको इतनी फास्ट और इतनी पावर की गेम बना दी, पावर और फास्ट, कि हमारे बच्चे जो हैं वो भाई डाइट का उसका फैक्टर पड़ता है, और फिर रेसेस होती हैं। अब वो भाई जर्मन्स हैं, हॉलैंडर हैं, और 6-6 फीट के लड़के 5 अब, और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मतलब उनकी कंट्री बहुत डेवलप कंट्रीज। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को बहुत बड़ा गैप हुआ, लेकिन अब मुझे आज मैं देखता हूँ जब टीम खेल रही है पीछे टोक्यो ओलंपिक से, मैं देख रहा हूँ कि हमारे लड़के भी बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि अब पार पा गए, अब वो हम टॉप 4 की टीम बन गए। उसकी मैं आपको रीजन बताऊं असलम भाई, जो मैंने पहले भी आपसे आउट ऑफ द वे इंटरव्यू में जिक्र किया था, जो विवेक से मेरी बात हुई थी, सागर प्रसाद से, जो अपना सेंटर फॉरवर्ड है, सेंटर हाफ है, कि अब जो नया कोच आया है उसका ये कहना है कि अगर आप डी में घुसते हो तो पॉइंट लेके आओ, या तो गोल मार के आओ या पेनल्टी कॉर्नर लेके आओ। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, अपने को पेनल्टी कॉर्नर्स बहुत मिले। थोड़ा दिमाग से जो कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक चेंज कराया कोच ने। ब्रेक के बाद आपका फिर से खेल समय में हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे असलम भाई से अब्दुल्ला खां गोल्ड कप और हॉकी भोपाल से संबंधित प्रश्नों पे। अभी हम बात कर रहे थे यूरोपियन स्टाइल ऑफ हॉकी में किस तरीके से भारत को या एशियन पावर को इन्होंने साइडलाइन किया। भारत हो गए, पाकिस्तान हो गए, और यही असलम शेर खान साहब हैं जो हमारे भूतपूर्व ओलंपियन हैं। असलम भाई, कुछ यादें पुरानी अगर आप दुरुस्त समझते हैं, अच्छा समझते हैं, तो कुछ उनके हल्का सा एक अपन जिक्र करें उसके बारे में। एक आपकी टीम जो थी 1975, और बिल्कुल 50 वर्ष पूर्व 15 मार्च को आप लोगों ने पाकिस्तान को 2-1 से पराजित किया था। मलेशिया की बात थी, और वो एक ऐसा टूर्नामेंट रहा जो आपको बहुत ही लाइमलाइट में लेके आया, और उसके बाद फिर आप इलेक्शन में भी लड़े, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। वो टूर्नामेंट के बारे में कुछ जिक्र करना पसंद करेंगे? वो एक बड़ा यादगार, और मैं दर्शकों को बता दूं आजकल के बच्चों को कि वर्ल्ड कप करते रहते हो, हॉकी में इंडिया ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता है, और वो है सन 1975 में जो मलेशिया में खेला गया था। उसके बाद भारत ने वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता, और उस वर्ल्ड कप की टीम में असलम शेर खान साहब की एक बहुत अहम भूमिका थी, जब मलेशिया से अपन सेमीफाइनल में ट्रेल कर रहे थे साहब। वो किस्सा सुनाइए साहब थोड़ा सा। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि 75 टीम द लास्ट चिप थी जो हिंदुस्तान की, जो टॉप हॉकी का, वो जो मिड 70s में आ गए। 75 में इंडिया फुल कंटेंडर थी वर्ल्ड कप जीतने की, जब से ये वर्ल्ड कप इंसेप्शन हुआ, जब से 71 से शुरू हुआ बार्सिलोना में। तो बार्सिलोना में इंडिया पाकिस्तान का मैच सेमीफाइनल में पड़ गया, तो नेचुरल था कि एक टीम को हारना था। तो उसमें उस दिन इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन लक पाकिस्तान की रही कि उनको एक गोल मिल गया, और अल्टीमेटली हमारी एक गोल की लीड थी, वो इक्वलाइजर हो गया, और एक पेनल्टी कॉर्नर में उनको गोल मिल गया, तो 2-1 से हम।
तो मतलब इंडिया रह गई। वो वर्ल्ड कप बहुत ही नई चीज़ थी पूरी दुनिया के लिए हॉकी की, 71 का। फिर 73 में हॉलैंड में हुआ, एम्स्टर्डम में सेकेंड वर्ल्ड कप हुआ। उसके अंदर भी टीम ने फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा और हमने फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया इंडिया की टीम ने, और हम फाइनल में एंटर कर गए और फाइनल में हॉलैंड से मैच हुआ। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि 2 गोल की लीड लेने के बाद भी हमारे 2 गोल हॉलैंड ने बराबर करे और वो खेल एक्स्ट्रा टाइम में गया और अल्टीमेटली पेनल्टी स्ट्रोक पे चला गया और उसमें हम चूक गए और भारत फिर फाइनल में हॉलैंड से पेनल्टी स्ट्रोक में हार अच्छा, गया। एक असलम भाई बीच में दखल दे रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, अपन को ये एक हिंदुस्तान के साथ क्यों रहता है कि अपन लीड लेके अपन बराबरी करा देते हैं? ये आप हंस तो जरूर रहे हैं लेकिन आप तो खेले हुए हैं, है ना, और इसके बाद इतने मैचेस आपने देखे हैं, कितनी जगह हुआ अपन 3-0 लीड कर रहे हैं, 3-1 लीड कर रहे हैं और मालूम पड़ा सब अपन बिल्कुल एंड 10 मिनट में अपन हार गए, बाहर हो गए। तो क्या अपन स्लैक हो जाते हैं क्या? व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है? मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। मतलब बहुत अंडर प्रेशर में टीम चली जाती है तो मतलब मैंने बात तक देखा कि आखिरी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि बाद वक्त हम है ना अच्छे खासे जीते ना, लेकिन लास्ट के 1-2 मिनट में गोल हो गया। तो ये कमी थी इंडिया की। बात वजह उसकी क्या वजह हो सकती है? ये मनोवैज्ञानिक है, प्रेशर लेना, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है मैच का, और वो भी उस जमाने में पूरा देश देख रहा, पूरा देश का पूरी आशाएं हॉकी पे ही रहती जी थी, जी जी। बहुत प्रेशर होता था। मैं समझता हूँ वो भी एक वजह है। और तो अब उसमें जो था, अंडर प्रेशर खेलने वाले 1-2 प्लेयर जरूर चाहिए होते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो मैं साबित हुआ 1975 में, जी जब सेमीफाइनल में मैच हो रहा था। वही आपने अभी जो बात की, वो मैं इसलिए मुस्कुराया कि टीम जो थी बहुत अच्छा खेल रही, कोई वजह नहीं, पेनाल्टी कॉर्नर पे पेनाल्टी कॉर्नर मिल रहा है, डी में जाने के बहुत मौका है, बाल गोल में नहीं जा रहे। मैं 17-18 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे जी हाँ। और सुरजीत थे उस टाइम पे पेनल्टी कॉर्नर हाँ, स्पेशलिस्ट। सुरजीत थे स्पेशलिस्ट और माइकल केंडो थे। तो ये लगा रहा, लेकिन गोलकीपर सेट हो गया था, गोलकीपर गोल नहीं खाने को तैयार मलेशिया का, और 2-1 से लीड हो रहा। अब वो आपने जैसे कहा कि फिर उस प्रेशर के अंदर खेलने वाला प्लेयर की जरूरत थी। मेरे फादर ने मुझे एक बात, क्योंकि वो ओलंपिक चैंपियन थे 19। आपके वालिद, आपके पिताजी, मैं बताना भूल गया, 1936 में बर्लिन में जब अपन ने जर्मनी को 8-1 से शिकस्त दी थी, अहमद शेर खान साहब उसके गोल्ड मेडलिस्ट थे और मेजर ध्यानचंद साहब उसके कप्तान रहे। और ये वही टूर्नामेंट है जहां तक मेरे को याद आता है, असलम भाई अपन ने तो पढ़ा था उस टाइम पे, तो पैदाइश भी नहीं हुई थी, कि हिटलर ने हॉकी स्टिक देखी थी, यार इसमें कहीं चुंबक तो नहीं लगा हुआ, हाँ जी जी जब 8-1 से पराजय हुआ था। तो इनके वालिद भी ओलंपिक में रहे और गोल्ड मेडल हासिल किया उन्होंने। जी असलम भाई। तो मेरे फादर ने मुझे, वो मेरे मेंटोर भी थे, मेरे कोच भी थे और मेरे लिए आइडियल भी थे, क्योंकि ओलंपिक उनका घर में मैं मेडल देखता था कि ओलंपिक चैंपियन का मेडल, उनका कोट, उनका ब्लेजर, उनकी, तो वो एक इंस्पिरेशन तो था। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, हिस्ट्री उनको याद नहीं रखती है कि जो खेले थे, कैसे खेले थे, अच्छा खेले थे, बुरा। हिस्ट्री हमेशा उनको याद रखती है जो जीते थे। क्या बात, क्या बात। यू हैव टू प्ले द फॉर विन। ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम अच्छा खेल के हार गए। वो वेल प्लेड कुछ दिन के लिए रहता है, या वेल प्लेड यार, वेल प्लेड। हाँ, मतलब हम अच्छा खेले हार गए, मगर उनके ना, हार के निकलना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मैदान में चले गए तो एक बार मतलब लाश निकले, लेकिन जीत के निकले। क्या बात। वो स्पिरिट जो है ना, वो जो आपने बात की, कहीं ना कहीं वो कोचेज, दूसरे कोचेज से हमारे प्लेयरों को वो लेवल नहीं मिला कि हमें जीत के ही निकलना है। तो वो अंडर प्रेशर हो के दूसरी टीमें इक्वलाइजर कर लेती। और मुझे ये था कि मैं जब गया था सेमीफाइनल में, मुझे बलबीर सिंह जी ने उतारा, बिल्कुल डाइंग मूवमेंट पे, 5 मिनट रह गए थे खेल खत्म होने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तू ही बचा सकता है भारत को। तो जब उन्होंने ये बात की तो मुझे लगा कि मुझे बचाना है, क्योंकि मतलब मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ कि मुझे तो ये प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट, और ये मैच हमारा है, ये टूर्नामेंट हमारा है। और मैं उतरा, हमारी वालदा ने तावीज़ दिया था, मैंने वो तावीज़ चूम के उतर गया, और 2 मिनट पहले पेनाल्टी कॉर्नर मिल गया भारत को, इंडिया को, और वो मुझे लगा ये मेरा पेनाल्टी कॉर्नर। क्या बात। और मैं गया और मैं कॉन्फिडेंटली था कि ये मैं गोल करूँगा। और यकीनन थोड़ा सा टेक्निक ये थी कि मैं गोलकीपर के किस साइड में शॉट करूँ, क्योंकि इधर करूँ या इस पोल पे करूँ या उस पोल पे करूँ।
मेरा ख्याल है अल्लाह ने डाली दिल में कि राइट पे मारो, जो मेरा फेवरेट शॉट था। और गोलकीपर बहुत हद तक उसमें बीट ही होते हैं, लेकिन रिस्क ये होता है कि बिल्कुल पिन टाइप होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ही जाए तभी वो गोल होगा। ज़रा भी मिस्टेक इधर हिल गई तो बस हल्का सा भी, इतना सा भी फ़र्क हो तो बाहर हो जाती है। उस वाले पोल पे थोड़ा इतना मार्जिन होता है कि थोड़ी बॉल मतलब यहाँ तक भी चली जाए तो भी गोल हो जाता है। मैंने वो रिस्की शॉट ही खेला, मैंने कहा कि यही चांस है गोलकीपर को बीट। मैं अच्छा मेरा परफेक्ट शॉट था, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मार लेता था। मैंने शॉट मारा और गोल हो गया। हाँ, और रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। अब अपन एक ब्रेक लेते हैं दर्शक, फिर वापस आते हैं, जाइएगा मत, बहुत मजेदार बातें और करेंगे असलम भाई के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 मिनट बचे, ठीक। स्वागत है फिर से एक बार ब्रेक के बाद। मेरे साथ असलम भाई बंधे हुए हैं। टॉपिक मैंने बताया आपको, अब्दुल्ला खां गोल्ड कप और हॉकी भोपाल, इसी से संबंधित बातें। असलम भाई बहुत अच्छी बातें करी आपसे। अब्दुल्ला खां गोल्ड कप की बात हुई, आपके वर्ल्ड कप जो जीते बात हुई। आप पॉलिटिक्स में गए और पॉलिटिक्स में आपने बहुत नाम कमाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बैतूल से। अभी इनफैक्ट हम जब दूरदर्शन केंद्र में आए थे तभी यहीं आपसे मिलने आ गए थे कि साहब हमारे एरिया के सांसद रहे, और कर्नाटका एक्सप्रेस उन्होंने रुकवाई वहाँ पे। तो बड़ी अच्छी उपलब्धियाँ हैं। नरेंद्र बत्रा के साथ जो आपने एक आईओ का बहुत बड़ा एक उपलब्धि करी, उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, क्योंकि दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप टेकन बाय यू। देखिए क्या हो रहा था कि नरेंद्र बत्रा जब ये बन गए, प्रेसिडेंट बन गए हॉकी इंडिया के, कलमाडी के बाद वो आए 2011 के आसपास, तो उन्हें ये लगा कि अब ये हॉकी को मैं बिल्कुल पकड़ लूँ और अपनी एक जैसे पॉकेट बारो एक उनकी बिजनेस की तरह ही इसको मैं चलाऊँ। और उसमें वो थोड़े सक्सेस हो गए और उड़ीसा गवर्नमेंट ने उनको बैक कर दिया और 100 करोड़ रुपये का उन्होंने मतलब स्पॉन्सरशिप दे दी। स्टेट गवर्नमेंट ने हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर कर दिया 100 करोड़ का। तो अब पैसे की कमी नहीं रह गई, वो फिर उनका दिमाग में चढ़ गई, वो हर एक से बदतमीजी, हर एक को बस अब फिर वो पर बड़ा बोल्ड स्टेप लिया आपने असलम भाई। तो मुझे ये लगा कि जब ये स्टेज आई कि सब लोग तराईमाम करने लगे, उसकी वजह से सभी आईओ की फेडरेशन है, प्लेयर, स्पोर्ट्समैन, तो ये लोगों ने कहा कि इसके खिलाफ ये है ना बहुत गलत तरीके से लाइफ मेंबर बन के ये है ना इसमें हॉकी इंडिया में बैठा है, ये तो इसकी मतलब परमानेंट होगी, ज़िंदगी भर की होगी। तो ये गलत है कानूनी तौर पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हॉकी इंडिया का वो भी नहीं कह रहा है, और जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो भी है ना जो कंडक्ट रूल है वो भी नहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो कोई क्रेडिबल आदमी अदालत में जाए कि जिसका बैकग्राउंड हो, चूस किया आपको और चूस मुझे किया तो मैं गया अदालत में और बाकी फिर हिस्ट्री है। नहीं साहब, बहुत बड़ी हिस्ट्री है असलम भाई। वो तो एक बहुत अच्छा बड़ा कदम आपने लिया, जैसे मैंने बताया, हॉकी से परे हटके। अब समय की पाबंदी है असलम भाई, स्टूडियो भी अपना नहीं, स्टूडियो भी किसी और का है, अंदेशा मिल चुका है। अब्दुल्ला खां गोल्ड कप के बारे में कुछ बता के, संदेशा दे के भोपाल वालों को अपन समाप्त करें। देखिए अगर अब्दुल्ला खां गोल्ड कप फिर अपनी पुरानी फॉर्म में आएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान की हॉकी फिर वही पुराने फॉर्म में। क्या बात। क्योंकि जैसा भी आपने बताया, माय फादर यूज्ड टू बी द पायनियर। जो पहला जो अब्दुल्ला खां गोल्ड कप हुआ होगा 1931 में, वो उसमें खेले थे, और या हम लोग आखिरी में खेले। तो एक सीरीज ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर भी पैदा हुए भोपाल से, ओलंपिक चैंपियंस भी पैदा हुए। तो अब्दुल्ला खां ना सिर्फ भोपाल की हॉकी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की हॉकी, बल्कि पूरी भारत की हॉकी के लिए एक वरदान साबित। क्या बात। मेरे ख्याल से असलम भाई उस जमाने में अगर अपन देखें, अब्दुल्ला खां गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, आगा खां गोल्ड कप, बिल्कुल, ये बाइटन कप कलकत्ता का, मतलब अब्दुल्ला खां का तो बिल्कुल जैसे कहते हैं पहले 5 टूर्नामेंट में इसका एक इम्पोर्टेंस होती थी भारत में। हाँ मेरा ख्याल है तकरीबन नंबर 2 था, बाइटन के बाद अब्दुल्ला खां शुरू हुआ, फिर सिंधियाज ने शुरू करा सिंधिया कप। भोपाल की हॉकी में आप अब्दुल्ला खां गोल्ड कप को कितना महत्व देते हैं असलम भाई? सब वो तो मतलब पैदावार की जगह हो गई ना, देखिए नर्सरी हो गई। देखो बच्चे और पब्लिक और जाके मैच देख रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेलना, ऐसा कोई खिलाड़ी था नहीं जो नहीं आया, और क्या लेवल की हॉकी होती थी। ग्राउंड बहुत खूबसूरत थी, बहुत परफेक्ट थी, वातावरण बहुत अच्छा था, शाम को ठंडक हो जाती थी। तो वो जो सीखते थे बच्चे देख के, क्योंकि देखिए हॉकी 2 तरह से सीखी जाती है, या तो कोई कोचेज उनको मतलब है ना फंडामेंटल सिखाए, या वो देख के सीखें। और जैसे मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि आप महेंद्र लाल जी हुआ करते जो 1964 टोक्यो में
जिन्होंने फाइनल में गोल करा, मेरे फादर ने मुझसे कहा, मैं साइकिल पे उनके आगे बैठा के लेके जाते क्या थे। बात है साहब, उन्होंने कहा कि आज तुम्हें ये नॉर्दर्न रेलवे का और शायद बहुत बड़ा मैच हो रहा था, देखना है। तुम्हें पर्टिकुलर प्लेयर को देखना है, क्या बात है, क्या बात। क्योंकि मोहिंदर अमल, तुम्हें इस आदमी के खेल पे फोकस करना है। वो राइट हाफ खेलते थे, तो प्लेयर जो होता है, ये सीख होती थी, ये सीख होती थी कि उस प्लेयर की खूबियां देखो कि वो कैसे कहाँ पोजीशनिंग कर रहा है डिफेंडर के नाते। तो वो एक बड़ी ब्रीडिंग जगह थी अब्दुल्ला खां गोल्ड कप, क्योंकि बच्चों को देखने को वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिलते थे। फिर उनकी मतलब उनमें भी ये कॉन्फिडेंस पैदा होता था कि हम भी बड़े प्लेयर बन सकते हैं। तो वो भी हॉकी स्टिक हो के सड़क पे शुरू हो जाते थे। उनमें ड्रिबलिंग करने की मास्टरी, उनमें ब्रेन। अच्छा, बाकी दरखे ज़मीन निकली है भोपाल, जैसे होता ना कि साहब फलाने खेतों में सरसों ही हो सकती है, फलाने खत्ते में, है ना, फलाने में बहुत अच्छा यहाँ हॉकी ही हो सकती है सर। ये हॉकी ही हो सकती है भोपाल। कितना अच्छा बोला असलम भाई ने। देखिए कि अब्दुल्ला खां गोल्ड कप का कितना बड़ा योगदान रहा, कितना महत्व रहा। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्ति के पहले मैं दर्शकों को जरूर बता दूं, असलम भाई के पेन से, असलम भाई की इनिशिएटिव से ये अब्दुल्ला खां गोल्ड कप ऐशबाग में आ रहा है। 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक खेला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बड़ी तादाद में आप लोग आएँ, ये देखें। और मैं असलम भाई आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूं कि आप आए, तशरीफ लाए। और इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। और दर्शकों, आप लोग अगले सप्ताह फिर वेट करिएगा, कोई अच्छा विषय, अच्छा सब्जेक्ट लेके हम फिर हाजिर होंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।